हेलो दोस्तों। तो आज हम काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं और आगे स्टार्ट करेंगे। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 15। आज मैं आपको 1857 की क्रांति के कुछ प्रमुख कारण और कुछ परिणामों के बारे में बताऊंगा। आखिर क्या कारण थे कि 1857 में इतनी विशाल क्रांति हुई। कुछ लोग इसको या कुछ इतिहासकार इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी बोलते हैं और कुछ सैनिक विद्रोह भी बोलते हैं। 1857 की क्रांति अचानक से होने वाली एक क्रांति या स्वतंत्रता संग्राम या घटना नहीं थी। इसके पहले भी छोटे छोटे कई विद्रोह छोटे स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर होते रहते थे। क्षेत्रीय स्तर पर विद्रोह होते रहते थे, लेकिन वो विद्रोह कुचल दिए जाते थे। सैनिकों में असंतोष धीरे धीरे बढ़ ही रहा था। तो धीरे धीरे जो ग्लानि, जो पीड़ा किसानों के, सैनिकों के, क्षेत्रीय राजाओं के हृदय में वास कर चुकी थी, उसी का एक विस्फोट 1857 की क्रांति थी। 1857 की क्रांति के कारणों को हम कुछ पॉइंट्स में कवर करते हैं, जैसे कुछ सैनिक कारण, धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, इन कारणों में विभाजित करते हैं। तो इसका जो सबसे प्रमुख कुछ कारण है उन पर मैं चर्चा करना चाहूंगा। सबसे पहले धार्मिक कारण पे आते हैं। धार्मिक कारण क्या था कि अंग्रेजों को कभी भी ऐसा नहीं लगा था कि भारतीय इतने ज्यादा उत्तेजित हो जाएंगे सुधारों को लेके। ब्रिटिश सरकार ने बहुत ज्यादा खराब काम किए थे, लेकिन उन खराब कामों में कुछ काम ऐसे भी थे जो उन्होंने समाज के सुधार के लिए किए थे, जैसे सती प्रथा का उन्मूलन, बाल विवाह पे प्रतिबंध, नर बलि हो गई और विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया जाना। अब देखिए, भले वो उन्होंने विचारकों के उसके कारण, प्रभाव के कारण ये किया हो, लेकिन फिर भी थोड़ा क्रेडिट तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि पहली बार ब्रिटिश शासन ने भारतीय उपमहाद्वीप को एक जैसे कानून के अंतर्गत बांधा था। सती प्रथा पे जो इन्होंने बैन लगाया था वो सबसे इम्पोर्टेंट था। सती प्रथा क्या होता था कि पत्नी जो होती थी वो पति की मृत्यु के बाद उसी की चिता पर जल जाती थी। अब छोटी छोटी बच्चियों का विवाह हो जाता था बड़े बूढ़े लोगों से, और वो जब मर जाते थे तो उनको जलना पड़ता था। विधवा विवाह, विधवाओं की स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। अब ये उनके अच्छे काम तो थे, लेकिन अब भारतीय जो समाज था वो कभी भी, मतलब भारतीय समाज बोले या दुनिया या विश्व, कभी भी नए परिवर्तनों को इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाती। तो उस समय के भारतीय समाज जो था वो जातिगत आधारित था, और भारतीय पंडितों ने, ब्राह्मणों ने, उच्च वर्ग ने इन परिवर्तनों को अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान पर एक चोट के रूप में देखा। तो उनके अंदर ऐसा लग रहा था कि उनको ब्रिटिश जो साम्राज्य है वो उनकी धार्मिक संस्कृति, धर्म व्यवस्था, विचार, इनको खत्म करके सभी को ईसाई धर्म में परिवर्तित करना चाहती थी। तो ये भी कारण थे। और दूसरा जो क्या था, समाज वर्गों में बटा हुआ था। अलग अलग वर्गों से सोल्जर्स रिक्रूट किए जाते थे, जाट, क्षत्रिय, वैश्य, गोरखा, सिख। तो ब्रिटिश साम्राज्य ने क्या था कि गोरखा और सिखों और पठानों को मार्शल रेस बोला था। सैनिकों में भेदभाव था, मतलब उच्च वर्ग के सैनिकों के साथ अलग भेदभाव और निम्न वर्ग के सैनिकों के साथ अलग व्यवहार। तो अंग्रेजों और सैनिकों के मध्य तो जो संबंध थे वो खराब थे ही, भेदभाव किया ही जाता था। लेकिन भारतीय सैनिकों के साथ भी उनके जाति आधारित भेदभाव किया जाता था, जैसे कभी कभी तिलक लगाने पर, पूजा पाठ करने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता था। कई जगह सैनिकों को तिलक लगाने के लिए मना किया जाता था, चुटिया काटने के लिए बोल दिया जाता था, बाल मुंडवाने के लिए बोल दिया जाता था। और उस समय क्या था कि समुद्र की यात्रा करने से एक व्यक्ति अपने धर्म को खो देता था, उसका धर्म से विच्छेद हो जाता था। तो इसलिए जो सैनिक थे कभी कभी स्थल मार्ग से तो विदेश जाना चाहते थे, लेकिन समुद्री यात्रा से बचते थे। विदेशी भत्ता क्या था कि सैनिकों को, जैसे अफगानिस्तान हो गया, इराक, सीरिया या फिर
बांग्लादेश तो उस समय भारत का हिस्सा था, म्यांमार हो गया, और भी अलग अलग जगह अफ्रीका में सेवाएं देनी पड़ती थी, तो उनको विदेशी भत्ता भी मिलता था। लेकिन धीरे धीरे ये विदेशी भत्ता भी समाप्त कर दिया गया, जिससे सैनिकों की आय पर प्रभाव पड़ा। और उस समय भी सैन्य सेवा देना एक बहुत ही रुतबे का काम होता था। सैनिकों से विवाह करने को प्राथमिकता उस समय भी दी जाती थी, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक रहती थी, मतलब रेगुलर वेतन मिलता रहता था। समय समय पर ब्रिटिश सरकार ने नए नए कानूनों कानून लाए, और जिनके कारण समाज में उथल पुथल पैदा हुई, राजनीतिक स्थितियां परिवर्तित हुई। जैसा आप सभी को पता है, उसी में से अवध का विलय व्यपगत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जिसको बोलते हैं, जिसमें क्या था कि उत्तराधिकार का एक जो नियम था भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही था, कि यदि कोई राजा महाराजा जिसका बेटा या उत्तराधिकारी नहीं होता था, वो गोद लेकर अपना उत्तराधिकारी चुन सकता था। उन्होंने उत्तराधिकार के इस नियम को मान्यता नहीं दी, और बहुत सारे जो राजा महाराजा हैं उनकी जो सत्ता है उसको हड़प लिया। अब जिसमें झांसी, सतारा, और सबसे ज्यादा खतरनाक जो अधिग्रहण किया गया वो अवध का किया गया। अब अवध का क्यों? क्योंकि अवध पे कोई भी ऐसा कानून नहीं लग रहा था जिससे अवध को कब्जा किया जा सके। क्यों? अवध के जो नवाब थे उनके ऑलरेडी लगभग 17 बच्चे थे, तो अवध पे तो उनका व्यक्तिगत का सिद्धांत लग नहीं रहा था। तो उन्होंने अवध को कानून व्यवस्था बनाए रखने में अक्षम होने के कारण अवध का अधिग्रहण कर लिया। मतलब बोला गया कि अवध के जो नवाब हैं वो कानून व्यवस्था नहीं बना पा रहे हैं। अब ये कैसे बनाएंगे? आप ये समझिए, जब अवध को ब्रिटिश सरकार ने अपने अधीन लिया था, तो अवध के नवाब से पूरी तरीके से सत्ता या शासन, कानून व्यवस्था कानून व्यवस्था संचालन करने के जो अधिकार थे वो ले लिए थे। वो नाम मात्र के उत्तराधिकारी थे। अब ब्रिटिश रेसिडेंट जो अवध में रहता था वो ही था भ्रष्टाचार का मुख्य कारण। लेकिन नाम किसका लगाया? नाम लगाया अवध के नवाब का, जिसको बोलते हैं पावर्स विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट पावर्स। तो अंग्रेजों के पास थे पावर्स विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब शक्ति का संपूर्ण प्रयोग तो करते थे, लेकिन कर्तव्यों का पालन नहीं करते थे। और नवाबों के पास क्या था? कर्तव्यों का पालन करना पड़ता था, लेकिन शक्ति का प्रयोग नहीं था, शक्तियां ना के बराबर थी। अब ज्यादातर जो सोल्जर्स थे वो अवध के किसानों के बच्चे थे, कुछ किसान ही थे। तो वो क्या, अवध के जब विलय किया गया ब्रिटिश साम्राज्य में, तो वो बहुत ज्यादा हर्ट हुए कि मतलब हमने ही हिंदुस्तान को जीतकर अंग्रेजों को दे दिया। और सबसे जो आग में घी का काम किया था वो था चर्बी लगे कारतूसों का। आज भी जैसा आप जानते हैं कि गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है और सुअर मुसलमानों के लिए हराम। सुअर का मांस मुसलमान नहीं खाते हैं और हिंदू भी नहीं खाते हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए गाय जो होती है वो माता के समान होती है। अब अंग्रेजों ने एक नई राइफल इंट्रोड्यूस करी ब्रिटिश आर्मी में, इनफील्ड राइफल। अब पहले क्या था, मतलब जो कारतूस थे वो फायर करने में कुछ प्रॉब्लम होती थी जिससे राइफल जाम हो जाती थी। तो अंग्रेजों की जो नई राइफल थी, इनफील्ड राइफल, उसमें कारतूस फंसते नहीं थे। तो लेकिन ये कारतूसों को डालने के लिए मुंह से उसके पहले खोल को काटना पड़ता था। और अंग्रेजों ने क्या किया था, कारतूस में ल्यूब्रिकेंट का इस्तेमाल करने के लिए गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया था। और जिसको मुंह से खींचोगे तो हिंदू और मुसलमान दोनों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई। कई उच्च कास्ट हिंदू थे जिनको मतलब ऐसे लगा कि ब्रिटिश सरकार ने उनका सब कुछ छीन लिया, उनका सम्मान, वैभव और जो गरिमा थी, पूर्वजों का जो रीति रिवाज थे वो सब एक झटके में खत्म हो गए। उसी में एक ब्रिटिश इंडियन सैनिक मंगल पांडे ने
विद्रोह कर दिया और अपने 2 अंग्रेज अफसरों को गोली मार दी। अब धीरे धीरे ये जो आग थी चर्बी लगे कारतूस की, ये पूरे पूरे हिंदुस्तान में फैलने लगी और अलग अलग धीरे धीरे बहरामपुर, बलरामपुर, मेरठ, अलग अलग जगह विद्रोह की आग फैलने लगी। अवध का विलय हो गया। किसानों में असंतोष इसलिए था क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने कई नियम लगा रखे थे, जैसे सूर्यास्त का नियम, जिसको परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं। परमानेंट सेटलमेंट लगाया गया था बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट का क्या था कि पहले जो जागीरदार थे वो परमानेंट रहते थे, मतलब एक जागीरदार हमेशा के लिए जागीरदार ही रहता था। तो वो अपनी प्रजा से कभी मतलब बच्चों की तरह व्यवहार करता था कि कोई दिक्कत होती थी तो कभी कभी लगान में छूट दे देता था। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, ये परमानेंट सेटलमेंट का सिस्टम ही खत्म कर दिया। बोला कि बोली लगाओ, जो ज्यादा बोली लगाएगा, जो ज्यादा कर देगा, जमींदारी उसकी। अब जमींदारी उसकी हो गई है तो पहले से ही बढ़ बढ़ के लोग बोली लगाते थे, इतनी ज्यादा बोली लगाते थे कि कभी कभी टैक्स भी उतना नहीं कलेक्ट हो पाता था। फिर क्या हुआ कि कभी कभी ये क्या मतलब एक डेट फिक्स कर देते थे, तारीख, कि उस तारीख को ब्रिटिश खजाने में टैक्स डालना है। अगर आज मान लीजिए कि आज की डेट डाली और सूर्यास्त तक टैक्स कलेक्ट नहीं हुआ तो जब कभी कभी जमींदारों को कोड़े भी पड़ते थे। इसीलिए वो क्या अपने क्षेत्र के किसानों की समृद्धि या खुशहाली की तरफ बिल्कुल भी ध्यान ना देके केवल टैक्स पे ध्यान देते थे और उनके साथ अन्याय करते थे। किसान इससे परेशान हो गए, किसान परेशान हो गए तो वो कभी कभी अपना क्षेत्र छोड़ के भाग जाते थे, अपने क्षेत्र छोड़ के भाग जाते थे और खेती छोड़ देते थे। जब खेती ही छोड़ देंगे तो टैक्स कहां से वसूलोगे। तो ये था किसानों में असंतोष और सूर्यास्त का नियम। 1857 की क्रांति में सबसे बड़ा योगदान था विलय या व्यपगत का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जिसको लागू करने का जो श्रेय जाता है डलहौजी को जाता है। मैं इसको लॉर्ड डलहौजी इसलिए नहीं बोलता क्योंकि वो मेरा लॉर्ड नहीं था, मैं आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूं, तो डलहौजी जी को जाता है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने ही ब्रिटिश साम्राज्य को बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाई। अंग्रेजों का क्या था, जितने ज्यादा से ज्यादा साम्राज्य या भारतीय राजा महाराजाओं को खत्म करके पूरा जो एम्पायर था, ब्रिटिश एम्पायर, उसको बढ़ाना था। साम दाम दंड भेद किसी भी नीति से उनको अपना साम्राज्य बढ़ाना था। उसी में से एक व्यपगत का सिद्धांत था जो मैं आपको बता चुका हूं। अब जमींदारों ने विद्रोह क्यों किया? जमींदारों ने इसलिए विद्रोह किया क्योंकि जमींदारों के अधिकार शक्तियां पूरी तरीके से खत्म कर दी गई थी। अब जमींदारी रही नहीं थी। वो जमींदार नहीं रह गए थे जो मुगल साम्राज्य के समय में थे या पहले हुआ करते थे ब्रिटिश साम्राज्य से। आज जमींदार है, क्या पता कल दूसरे के घर में जाके बर्तन धोने पड़े। किसानों के प्रति सहानुभूति, जमींदारों में किसानों के प्रति सहानुभूति थी, इसीलिए उन्होंने किसानों का समर्थन किया और विद्रोह का नेतृत्व किया। ये तो उनके प्रमुख कारण थे। ये 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण थे। अब इसके परिणाम क्या थे, ये असफल क्यों हुआ, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे।